स्वागत है आप सभी का ग्लोबल डाई के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग थोड़ा सा देखने वाले हैं कि बिहार पीसीएल की जो वैकेंसी आई है इसमें टेक्निकल सिलेबस कितना है और कितना आपको पढ़ना है। आप आईटीआई अभी तक कर चुके होंगे। आईटीआई में आपने टोटल 40 चैप्टर पढ़ा था। आप फर्स्ट ईयर में 20 चैप्टर पढ़ लेते हैं, 20 चैप्टर, और आप सेकेंड ईयर में भी 20 चैप्टर पढ़ लेते हैं। टोटल आपके 40 चैप्टर हो जाते हैं। लेकिन उस 40 चैप्टर में कौन कौन सा चैप्टर आपको इसमें पढ़ने हैं इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ये हम लोग देखेंगे। और थोड़ा सा ये भी जानेंगे कि भाई आपका टेक्निकल क्या एग्जाम को पास करा पाएगा, या आप केवल टेक्निकल पे ज्यादा फोकस करते हैं तो आप एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। ये सारी चीजें भी आज हम लोग जानेंगे। देखिए, हर एक आईटीआई स्टूडेंट जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आईटीआई किया है उसका एक सपना होता है कि हमारे कोर की कोई वैकेंसी आए, कोई एक वैकेंसी ऐसी आए जिसमें कोर का वेटेज ज्यादा हो और नॉन टेक्निकल वाले पोर्शन का वेटेज कम हो। तो आप लोग सजग हो जाइए। ऐसे स्टूडेंट जो इन चीजों का इंतजार कर रहे थे कि हमारे ट्रेड में वैकेंसी आए, हमारे ट्रेड की कोई वैकेंसी आए, वो वैकेंसी आ चुकी है। और थोड़ा सा आप लोग सिलेबस एक बार जरूर डिस्कस कर लीजिए या सिलेबस एक बार जरूर मिला लीजिए कि आपको पढ़ना कितना है। आपको पूरे चैप्टर आईटीआई वाले नहीं पढ़ने हैं, आपको बहुत कम ही पढ़ने हैं। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या पढ़ना है। इसके बाद फिर बाद में हम लोग देखेंगे कि वेटेज कितना है, क्या आप टेक्निकल पढ़ के आप अपना पूरा इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे, या आपको नॉन टेक भी पढ़ना पड़ेगा, नॉन टेक पढ़ना पड़ेगा, कितना पढ़ना पड़ेगा, ये सारी चीज आज हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, देखो आप देखेंगे कि पहला चैप्टर आपका है एसी मशीन वाइंडिंग। ठीक है, एसी मशीन वाइंडिंग। एसी मशीन में कौन कौन सी वाइंडिंग की जाती है? आपके हाफ पिच वाइंडिंग हो गई, फुल पिच वाइंडिंग हो गई, फिर आपकी कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग हो गई, फिर आपकी हो गई डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। ये सारी वाइंडिंग आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो ये आपका एसी का मशीन वाइंडिंग हो गया। ठीक है, फिर आपका अल्टरनेटर हो गया जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में एक्सचेंज करता है, लेकिन वो आपका जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है वो आपका एसी आउटपुट होता है। तो इस अल्टरनेटर के बारे में पढ़ना है, जो जिसका सेकंड नाम सिंक्रोनस जनरेटर भी है। फिर सर्किट ब्रेकर आपको जानना है। सर्किट ब्रेकर जो कि एक स्विच की तरह कार्य करता है, जिसको हम लोग ट्रांसमिशन लाइन में यूज करते हैं परिपथ को तोड़ने के लिए। जब भी परिपथ में फॉल्ट आकर होता है, जब भी दोष आता है, तो उस समय हम लोग सर्किट ब्रेकर का यूज करते हैं। ठीक है, सर्किट ब्रेकर से जस्ट पहले हमारा रिले लगा होता है। फिर आपका डीसी ड्राइव, फिर डीसी मशीन वाइंडिंग। डीसी मशीन वाइंडिंग में आप लोग लैप वाइंडिंग फिर वेव वाइंडिंग, ये दोनों वाइंडिंग पढ़ेंगे। दोनों वाइंडिंग में देखेंगे कि कौन सा वाइंडिंग किसके लिए यूज किया जाता है, कौन सा हाई करंट के लिए यूज किया जाता है, कौन सा हाई वोल्टेज के लिए यूज किया जाता है। ये सारी चीजें इसमें आप लोग सीखेंगे। और डोमेस्टिक अप्लायंसेस बोले तो घरेलू उपकरण जो आपके घरों में यूज होने वाले उपकरण, जैसे ओवन हो गया, फिर आपका हीटर हो गया, फिर आपकी सॉरी आपकी कॉइल हो गई। ठीक है, कई सारे आपके डोमेस्टिक उपकरण हैं। इन सारे डोमेस्टिक उपकरण के बारे में पढ़ना है। फिर इल्यूमिनेशन बोले तो प्रदीप्ति। ठीक है, इसमें आप लोग बल्ब के बारे में पढ़ेंगे। बल्ब बहुत सारे होते हैं, उन बल्ब का कार्य क्या है, कहाँ पे यूज किया जाता है, ये चीज आपको याद करने वाली बात है इसमें, इस चैप्टर में, कि किस बल्ब का यूज कहाँ पे करते हैं। फिर किस बल्ब का कार्यकारी काल कितना है, मतलब कि वो कितना टाइम तक कार्य करता है, ये चीज याद करने वाली है। फिर कौन सा बल्ब कितना ल्यूमिनेस उत्पन्न करता है, कितनी प्रकाश उत्पन्न करता है, ये चीज आपको यहाँ पे इस चैप्टर में याद रखनी है। और दूसरा चीज है कि आप यदि रेलवे प्लेटफॉर्म पे हो या स्टेडियम में हो या ड्राइंग रूम में हो, तो किस जगह पे कितने प्रकाश की मात्रा की आवश्यकता है, कितने ल्यूमेन प्रकाश आपको चाहिए, इस चीज को भी याद करना है इस चैप्टर में। तो इन सभी चैप्टर का हमने डिस्कस कर लिया थोड़ा सा आपसे, और क्या क्या ये आपको याद करना है ये चीज भी हमने बता दिया। ठीक है, अब देखिए आगे जो जो चैप्टर है इसमें इंडस्ट्रियल वायरिंग। इंडस्ट्रियल वायरिंग तो आप सभी जानते होंगे, जो भी आपके इंडस्ट्रीज में वायरिंग यूज होती है वो उस वायरिंग की बात कर रहा है। फिर मशीन कंट्रोल कैबिनेट, कंट्रोल पैनल लेआउट, कंट्रोल पैनल लेआउट, असेंबलिंग और वायरिंग। ठीक है, देखो एक मशीन को कंट्रोल करने के लिए आप लोग कहीं भी जाते होंगे, किसी भी, यदि आप रेलवे में ही चले जाए तो वो एक कंट्रोल रूम होता है, या फिर आप इंडस्ट्री में चले जाएं जहाँ पे कई सारी मशीनें लगी हैं तो उनको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल रूम लगा होता है। कंट्रोल रूम में कई सारे उपकरण लगे होते हैं, सारे उपकरण एक दूसरे से एकदम क्रम वाइज जुड़े होते हैं, सारे उपकरण एक दूसरे से क्रम वाइज जुड़े होते हैं। जैसे हमने भी आपको कुछ देर पहले बताया
कि सर्किट ब्रेकर से जस्ट पहले रिले लगा होना चाहिए, तो लगा ही होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद नहीं लगा होना चाहिए। तो सबका एक अपना स्टेप है, उसी स्टेप को फॉलो करते हुए सारे उपकरण लगाया जाता है, तो उसी को कहते हैं हम लोग असेंबलिंग, ठीक है। फिर उनकी वायरिंग भी अलग अलग तरीके से होती है, तो ये सारी चीजें इसमें पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक। पावर जनरेशन, बिजली कैसे उत्पन्न करते हैं, फिर बिजली में आपका टरबाइन किस लिए यूज किया जाता है, फिर आपका अल्टरनेटर किस लिए यूज किया जाता है, इतनी बिजली उत्पन्न करने के लिए किस रेटिंग का आपका अल्टरनेटर होना चाहिए, या फिर हमने जो टरबाइन यूज किया है, पेल्टल टरबाइन यूज किया या फ्रांसिस टरबाइन यूज किया है, तो इन सभी टरबाइन का हेड कितना होना चाहिए, ये सारे पॉइंट्स हैं। इन सारे पॉइंट्स को आपको याद करने की जरूरत है भाई। अभी तक आईटीआई के लिए एग्जाम पास करने के लिए बोर्ड, आईटीआई बोर्ड का जो एनसीवीटी का बोर्ड है, वो एग्जाम पास करने के लिए आपने तो चाहे जैसे ही पढ़ाई कर लिया, लेकिन आपको यदि कंपटीशन का पढ़ाई करना है, यदि आपको कंपटीशन क्रैक करना है, तो क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है और किस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, ये चीजें जानना जरूरी है। न कि ये जानना जरूरी है कि टरबाइन कैसे काम करता है, ठीक है, उसमें जो छोटे छोटे डाटा दिए हुए हैं वो डाटा याद करना जरूरी होता है ना। तो किस टरबाइन का हेड कितना होता है, या कौन से टरबाइन किस टाइप में आती हैं, ये चीजें आपको जानने की आवश्यकता है, ठीक है, और उसको याद भी रखना पड़ेगा। फिर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर हो गया, तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में जैसे कि आपका दो वाइंडिंग हो गया है, कि आपकी ऑक्सिलरी वाइंडिंग हो गई, एक आपकी मेन वाइंडिंग हो गई, तो इसमें से किसका रेजिस्टेंस कम होता है, किसका इंडक्टेंस अधिक होता है, ये सारी चीजें आपको याद करना है, ठीक है। या सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आपकी जो है वो किस नियम पे कार्य करती है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है इसमें। फिर आपकी सिंक्रोनस मोटर हो गई, फिर थर्मल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, नॉन कन्वेंशनल पावर प्लांट हो गया। तो देखो जैसे मान लो मैं यहाँ पे बात करूँ थर्मल पावर प्लांट की, थर्मल पावर प्लांट में सबसे पहले आप कोयला लेके आएंगे, फिर कोयले की हैंडलिंग करेंगे, कोयले को अच्छे से तोड़ेंगे, तोड़ के उसको पाउडर के फॉर्म में बनाएंगे, फिर कोयले को ले जाके आप लोग भट्टी में जलाया जाता है थर्मल पावर प्लांट में। भट्टी में जलाएंगे तो भट्टी से क्या उत्पन्न होगा, उष्मा उत्पन्न होगा, वो जाएगा बॉयलर में, बॉयलर में पानी आता रहता है, तो पानी खोलेगा, वहां से स्टीम बनेगी, वो स्टीम जाके सीधे टरबाइन पे गिरती है, फिर टरबाइन पे गिरती है तो टरबाइन की ब्लेड घूमेगी, वहां से आपका टरबाइन को हम लोग जोड़ देते हैं किससे, अल्टरनेटर से, अल्टरनेटर फिर हमारा बिजली उत्पन्न करता है, ठीक है। तब इसमें जो आपका बॉयलर है, उस बॉयलर का टेम्परेचर कितना होता है, ठीक है। बॉयलर के बाद फिर आपका लगा रहता है इकोनोमाइजर, इकोनोमाइजर का टेम्परेचर कितना होता है, ठीक है। या जो हमारा थर्मल पावर प्लांट है, ये कौन सा पावर प्लांट है, ये हमारा बेस लोड है या फिर पीक लोड है। हाइड्रोइलेक्ट्रिक जो पावर प्लांट है, ये बेस लोड है या पीक लोड है, कहाँ कहाँ पे स्थित हैं, ये सारी चीजें। फिर न्यूक्लियर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट पे जो हम लोग रेडिएंट यूज करते हैं, वो कौन सा रेडिएंट यूज करते हैं, या जो हम लोग यूरेनियम यूज कर रहे हैं, तो यूरेनियम कौन सा यूरेनियम 92U 235 वाला यूज करते हैं या 238 वाला यूज करते हैं, ठीक है। उनको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि भाई यूरेनियम एक आपका रेडियो एक्टिव पदार्थ है, तो रेडियो एक्टिव पदार्थ में एक बार यदि विस्फोट होता है तो वो विस्फोट बहुत तेजी के साथ होता है, मतलब अनकंट्रोलेबल होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए किस चीज का यूज करते हैं, तो ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर में पढ़ना बेहद जरूरी है, और इस चीज को याद भी करना है, क्योंकि यही डाटा आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। आप लोग कह रहे होंगे सर आप यहाँ पे सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, तो आप ये सब क्यों बता रहे, क्यों मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप अभी तक केवल बोर्ड का एग्जाम दिए मेरे भाई, आपको इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए क्या क्या पढ़ना है, किस चैप्टर में कितना पढ़ना है, ये जानना बेहद जरूरी होता है। किसी भी टीचर से आप पढ़ेंगे तो टीचर का एक गाइडेंस होता है, टीचर हर एक सब्जेक्ट को या हर एक चैप्टर को पढ़ाएगा, लेकिन जब तक आप अपने से मेहनत नहीं करते हो तब तक आप कोई एग्जाम नहीं क्रैक कर पाते हो, ठीक है। तो हर एक गाइडेंस को आपको फॉलो जरूर करना है, इसलिए मैं आपको ये चीज बता रहा हूं, ठीक है भाई। फिर थ्री फेज इंडक्शन मोटर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर में आपको ये जानना है कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर में जो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग का फॉर्मूला क्या होता है, वन स्पैन फैक्टर क्या होता है, ठीक है। फिर इसमें इसके टाइप स्लिप रिंग या फिर आपका स्क्वायरल केज, तो स्लिप रिंग को ही, स्लिप रिंग वाली जो मोटर है उसको हम लोग रोटर रेजिस्टेंस मेथड से स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन स्क्वायरल केज को क्यों नहीं स्टार्ट कर पाते हैं। फिर आपका हो गया ट्रांसफार्मर वाइंडिंग, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में आप लोगों ने प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, ये चीज तो आपने पढ़ा होगा, लेकिन ये चीज नहीं पढ़ा होगा कि कोर पे कौन सी वाइंडिंग की जाती है। कोर पे आपकी कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग की जाती है, जो आपका ट्रांसफार्मर का प्राइमरी कोर है या सेकेंडरी कोर है, उस पे
कंसेंट्रिक वाइंडिंग की जाती है, ठीक है। तो वो चीज आपको याद करना है कि कोर पे कौन सी वाइंडिंग की जाती है, ठीक। और भी बहुत सारा कुछ, ट्रांसफार्मर केवल वाइंडिंग बोल देते इसका मतलब नहीं कि ट्रांसफार्मर वाइंडिंग से ही बात, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग से ही क्वेश्चन पूछेगा, आपका ट्रांसफार्मर भी पूरा पढ़ना है इसमें, ठीक है। फिर आपका ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर का ट्रांसमिशन कैसे किया जाता है, ठीक है। ट्रांसमिशन करने के लिए कहां पे आप स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाएंगे, कहां पे आप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाएंगे, ये सारी चीजें इस चैप्टर में पढ़ना है। फिर आपका ये हो गया एसी ड्राइव, देखो इससे पहले डीसी ड्राइव भी दिया हुआ था, एसी ड्राइव भी आपको पढ़ना है। और अंडरग्राउंड केबल, अंडरग्राउंड केबल में हमने आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताया था सिम्बस का, सिम्बस का, है ना, जो कि ये क्रम बताता है कि जो हमारा अंडरग्राउंड केबल है वो उसमें टोटल लेयर 6 होती है, तो 6 लेयर किस हिसाब से लगी होती है। सबसे अंदर आपका कोर आता है, उसके ऊपर आपका इंसुलेशन रहता है, फिर उसके ऊपर मेटालिक शीट होता है, उसके ऊपर आपका बेडिंग होता है, फिर आर्मरिंग होता है, फिर आपका सर्विंग, सर्विंग सबसे ऊपर वाली लेयर होती है। तो ये याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है, ऐसे आपको सारी चीजों को याद करना है और इतना चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो मैं यहाँ पे अब थोड़ा सा बात कर लेता हूँ कि क्या केवल टेक्निकल पढ़ के आपका काम हो पाएगा। अब देखो इस चीज को थोड़ा सा बारीकी से समझो, ये हो गया आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन, ठीक है, नॉन टेक हो गया, फिर इधर हो गया आपका टेक, इधर हो गया आपका टेक्निकल। देखो मेरे भाई नॉन टेक्निकल में टोटल कितने नंबर नॉन टेक्निकल आएगा, 50 नंबर का। टेक्निकल कितने नंबर का आएगा सर, ये भी 50 नंबर का आएगा। तो ये कैसे आप डिसाइड कर पाएंगे कि सर किसका रोल कितना रहेगा या किसको हम लोग ज्यादा प्रीफर करें। देखो ये चीज हम डिसाइड कर पाएंगे प्रीवियस ईयर से। प्रीवियस ईयर की आपकी कट ऑफ कितनी गई थी, नियर अबाउट 50 से 60 के बीच में रही थी, 50 से 60 के बीच में रही थी, है ना। 50 से 60 के बीच में आप देखेंगे तो जनरल का लगभग 56 गया था, फिर एससी का लगभग 46 के करीब आया था। तो ये आपकी कट ऑफ थी पिछले साल की। तो मेरे भाई देखो यदि टेक्निकल में 50 क्वेश्चन आया, मैं मान लेता हूं कि 5 न्यूमेरिकल आता है, 5 न्यूमेरिकल आता है, 5 न्यूमेरिकल यदि आप नहीं कर पाते तो भी यहाँ से यदि थ्योरी आपका तगड़ा रहेगा, केवल इतने ही चैप्टर पढ़ने हैं, यदि आपका थ्योरी तगड़ा रहेगा तो आप यहाँ से कितना क्वेश्चन कर पाओगे, 45। मैं कहता हूँ कि 40 से 45 ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे टेक्निकल से, ठीक है। तो जो एससी कैंडिडेट होगा वो तो यहाँ से ही निकाल लेगा, नहीं तो फिर आप आ जाइए नॉन टेक्निकल में। तो नॉन टेक्निकल में आपके टोटल 4 5 6 सब्जेक्ट है। एक आपका हो गया है रीजनिंग, रीजनिंग 10 नंबर का हो गया, फिर 10 नंबर का आपका हो गया हिंदी, फिर 10 नंबर का आपका हो गया जीके, ठीक है। फिर आपका 15 नंबर का हो गया आपका कंप्यूटर, कंप्यूटर, और 5 नंबर का आपका हो गया इंग्लिश, ठीक है, 5 नंबर का आपका हो गया इंग्लिश। तो इन 50 क्वेश्चन में क्या आप 10-15 क्वेश्चन में नहीं कर पाएंगे यार। हिंदी तो सब लोग कर लेते हैं, हिंदी तो एकदम बारीक बारीक का मतलब एकदम छोटा छोटा सा क्वेश्चन पूछता है हिंदी में, ठीक है, हिंदी। फिर आपका रीजनिंग, रीजनिंग भी एकदम लेवल कम रहता है, जो कि यदि कोई भी बच्चा कोई भी स्टूडेंट अच्छा से यदि आईटीआई किया हो तो वो रीजनिंग का 5 क्वेश्चन 10 में से 5 क्वेश्चन तो आराम से कर लेगा, ये हमारी गारंटी, ठीक है। तो टेक्निकल का वेटेज बहुत ज्यादा है, यदि आप टेक्निकल 50 में 40 कर लेते हैं, 40 के आसपास यदि आप ला लेते हैं तो ये बहुत बड़ी काबिलियत है, बहुत बड़ी आपकी संभावना है कि आप एग्जाम टोटल क्रैक कर रहे हो, ठीक है मेरे भाई। तो इसलिए ये टेक्निकल आपका बहुत रोल प्ले करेगा कि आप एग्जाम में हो, एग्जाम के कंपटीशन में हो या कंपटीशन से बाहर, ठीक है। और ये चीजें केवल एज इट इज आपको याद नहीं रखना। आप देखिए मैं एक दो छोटा छोटा आपको एग्जांपल दिखा देता हूं कि क्वेश्चन कैसे पूछता है। ये देखिए 2018 का क्वेश्चन है, मैं आपको दिखाता हूं कि ये क्वेश्चन पूछता कैसे है। क्या केवल आप यही पढ़ेंगे तो एक एक लाइन पढ़, वन लाइनर पढ़ने से आप एग्जाम क्रैक कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं। आपको थोड़ा सा अपने से भी एनालिसिस करना होगा। कैसे एनालिसिस करना होगा, जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं, ये 2018 का क्वेश्चन है, बीएचपीसीएल 2018 का क्वेश्चन, ठीक है, बीएसएचपीसीएल ये 2018 के देखो क्या है। एक विद्युत ड्राइव के लिए बुनियादी तत्व कौन से हैं, बुनियादी तत्व कौन से हैं विद्युत ड्राइव के लिए। तो अब देखो अब कहोगे कि सर ये आपने तो बताया नहीं है। मेरे भाई बताया है, ऑलरेडी बताया है। जब आप डीसी ड्राइव पढ़ेंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि डीसी ड्राइव में आपको किस चीज की जरूरत पड़ती है भाई, आपको जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रिक मोटर की और कंट्रोल सिस्टम की, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर की और कंट्रोल सिस्टम की जरूरत पड़ती है। तो एक मोटर चाहिए और कंट्रोल सिस्टम चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज आपको ये वन लाइनर करके क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा, आपको यहाँ पे थोड़ा सा बस दिमाग लगाना कि हाँ सर ने
इलेक्ट्रिक मोटर भी यूज किया था और कंट्रोल सिस्टम कुछ हमने यूज किया था, एक ACR था, फिर कई सारे VYF मेथड भी थे, तो कंट्रोल सिस्टम एक यूज कर लेते, तो बस यही इसका आंसर बन गया था। ठीक है, जैसे कि और एक मैं छोटा सा क्वेश्चन ले लूं कि यदि सिंक्रोनस मोटर की आवृत्ति में परिवर्तन के बावजूद पोल्स की संख्या समान होती है तो मोटर की गति क्या होगी। अब आप कहेंगे कि सर आपने केवल ये फॉर्मूला तो बताया था 120 F/P, लेकिन अब आपने ये नहीं बताया था कि मोटर की गति क्या होगी, मतलब क्या बोला है कि पोल्स परिवर्तन के बावजूद पोल्स की संख्या समान रहती है। यदि इसको आप समान कर दिए, ये कांस्टेंट कर दिए, तो अब इसकी स्पीड क्या होगी ये आपने नहीं बताया था। भाई ये कॉमन सी बात है, ये इतनी बात आपको तुरंत समझ में आना चाहिए। ये दिख रहा है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी आपको डायरेक्टली दिख रहा है ना कि ये NS डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F है, मतलब कि यदि आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, इसको कांस्टेंट रख दीजिए, आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो स्पीड बढ़ेगी, है ना। तो ये छोटी छोटी बातें आपको अपने से भी एनालिसिस करना होता है एग्जाम में, और ये तभी आएगा जब आपका बेसिक मजबूत हो जाएगा। एक बार आपको बेसिक पढ़ना पड़ेगा, जो बेसिक हम लोग काफी अच्छे तरीके से कराएंगे आपको। ठीक है, तो ये आपका लेवल था एग्जाम का, और ये आपका पूरा सिलेबस था, टेक्निकल सिलेबस। इतना चीजें आपको पढ़ना है इसमें, इस एग्जाम के लिए। यदि आप लोग ये चीजें समझ में आ रही होंगी, और यदि आप चाहते हैं कि ग्लोबल ITI आपके लिए कुछ करे, तो ये चीज कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा। यदि आप चाहते हैं कि PHPCL के लिए ग्लोबल ITI टीम की तरफ से कुछ किया जाए, विवेक सर की तरफ से कुछ किया जाए, तो ये चीज आप कमेंट में मेंशन करिएगा, जिसके हिसाब से हम लोग को भी कुछ मोटिवेशन मिलेगा, तो आपके लिए जरूर कुछ बेहतर किया जाए। ठीक, धन्यवाद।